हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपके लिए मैं आज फिर लाया हूँ क्या एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के एमसीक्यू। कौन से एमसीक्यू? वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक, उसके पहले एक छोटी सी न्यूज़ आप लोगों को पता होगी ऑलरेडी कि आप लोगों के मॉक टेस्ट के लिए, एडमिट कार्ड के लिए और बाकी जो भी डिटेल है एग्ज़ाम से रिलेटेड उन सब के लिए रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है आने वाला है, उसका टाइम टेबल आ गया है। जैसे फार्मेसी सेकेंड ईयर के लिए 17 तारीख से 20 तारीख तक आपके यूराइस पोर्टल पे आप वॉच रखिएगा, इसी बीच में सब कुछ हो जाएगा। और फर्स्ट ईयर वालों के लिए 21 से 26 तारीख की डेट दी गई है ना। तो यूराइस का आईडी पासवर्ड याद रखना, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एक जगह लिख लो, मेल आईडी फ़ोन नंबर जो वर्किंग में हो आपका हो। ठीक है, ये सारी डिटेल आप लोग रख के रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना। जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, ये एकदम क्लियर कट समझो। ठीक है, बाकी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक, तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आर, कौन कौन से होते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स? SO2 एंड रेडियो एक्टिव कंपाउंड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, या ऑल ऑफ द एबव। तो बच्चों क्या है कि अभी तक क्या प्रीवियस वीडियोस में कौन सा प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं है या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, तो बच्चों के कमेंट ये थे कि सर कैसे पता चलेगा कौन कौन से होते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट, है ना। तो इस तरह से मैंने क्या किया है, इसको एक एमसीक्यू के फॉर्म में। अब क्या आपको कितने, 2 2 4 2 6 आपको प्राइमरी पॉल्यूटेंट पता चल गए हैं। अब ये 6 आप याद रख लो। ठीक है, मैंने पहले भी कहा कि जब मैं एमसीक्यू बनाता हूं तो 2 चीज़ें ध्यान में रहती हैं कि आपको कुछ बहुत नोट्स भी मिल सके जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और बाकी नॉलेज तो आपका बढ़ता ही रहेगा, प्लस एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो ये 6 में से कोई भी अगर आता है और प्राइमरी पॉल्यूटेंट की बात करता है तो आप उसको सीधे टिक कर सकते हो। ठीक, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं भाई? SO2, NO2, O3 या ऑल। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में ये सारे हैं, SO2, NO2 और ओजोन। ठीक है, ये क्या है हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। विच सिटी इज कॉल्ड एज ए डेथ सिटी ऑफ डेथ? झारखंड, कर्नाटका, भोपाल एंड कानपुर। तो बच्चों सोच के ही, सिटी ऑफ डेथ। हमने पहले भी बताया है कि अब तक की सबसे बड़ी ट्रेजेडी अगर कोई है तो कौन सी हुई थी? भोपाल गैस ट्रेजेडी बच्चों। बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और ख़तरनाक ट्रेजेडी थी भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत सारे लोग इसमें मर गए थे। इसकी सारी कहानी अगर आप लोगों को देखनी है तो यूट्यूब पे आप भोपाल गैस ट्रेजेडी डालिए, विश्वास करो अगर आप ध्यान से देखोगे फीलिंग के साथ तो आंखों में आंसू आ जाएंगे कि किस तरह से रात के 11 बजे लीकेज शुरू हुआ। वहाँ जो एम्प्लॉय थे उन्होंने पूरी कोशिश की उसको ठीक करने की, लेकिन जो एम्प्लॉय ठीक कर रहे थे वो एम्प्लॉय भी वहीं पे उस गैस का जो भी लीकेज था उसके असर से बेचारे मर गए, और बाकी लोग अगल बगल के जो थे वो तो मर ही गए, है ना। तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, सदी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी बता सकते हो आप भोपाल गैस ट्रेजेडी। ऐसा नहीं, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद भी 84 में जब ये हुआ था, इसके बाद भी बहुत सारी ट्रेजेडीज हुई हैं, तो उनके बारे में भी जानेंगे क्योंकि ये सब भी डिजास्टर थे। अब व्हेन भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी भाई? दिसंबर 3 1982, या दिसंबर 3 1984, या दिसंबर 3 1980, या जनवरी 3 1982। तो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि 3 दिसंबर 1984 रात को 11 बजे ये ट्रेजेडी हुई थी, है ना। 11 बजे से रिसाव शुरू हुआ था, फिर तो वो पूरे रात चलता रहा, दिन में भी था। ठीक है, तुम्हारा आंसर बी सही है। ओलियम गैस लीक्ड इन श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स। ओलियम गैस का लीकेज भी एक तरह से जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, ठीक उसी तरह से ओलियम गैस का लीकेज हुआ था श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर कंपनी से। ये कब हुआ था? जनवरी 1980, अप्रैल 1982, नवंबर 1983, दिसंबर 1985। तो बच्चों जो करेक्ट डेट है वो थी दिसंबर 1985। 1984 में क्या हुआ था? हमारी भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, और 1985 ठीक एक साल के बाद
श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स में भी ओलियम गैस लीकेज हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। स्मोक न्यूसेंस एक्ट इनएक्टेड बाय गवर्नमेंट, उसी के बाद ये ट्रेजेडीज हुई, उसके बाद स्मोक न्यूसेंस एक्ट इनएक्टेड बाय गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट बनाया? यूपी गवर्नमेंट, मुंबई गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, भोपाल गवर्नमेंट। तो बच्चों जो मुंबई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ मुंबई, मुंबई जो है यानी महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने क्या बनाया था? स्मोक न्यूसेंस एक्ट इनएक्ट बनाया था, और इसमें उन्होंने क्या है, पॉल्यूशन का लेवल, चिमनीज का कितनी हाइट होगी, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने क्या है, रूल्स और रेगुलेशंस बनाए थे। ठीक है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिजल्ट इन, कोई भी फॉसिल अगर बर्न करता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? इंक्रीज ग्रीन हाउस गैस, इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल, डिक्रीज ग्रीन हाउस गैस, या इंक्रीज इथेन लेवल। तो बच्चों जब फॉसिल कोई फ्यूल कोई बर्न होता है तो वहाँ पे हमारा ग्रीन हाउस गैस इंक्रीज होती, ग्रीन हाउस गैस की जो गैसेज होती हैं उनका लेवल बढ़ता जाता है ना, यानी कि पॉल्यूशन बढ़ता जाता है, वार्मिंग बढ़ती जाती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाती है। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस इन टर्म्स ऑफ इफिशियंसी, इफिशियंसी के टर्म में देखो, पॉइंट को याद रखना, मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस अलग है, लेकिन अलग अलग टर्मिनोलॉजी में अलग अलग है। जहाँ पे यहाँ पे बात की जा रही है इफिशियंसी की, तो NO2, O2, C2H6 यानी इथेन, और कार्बन फ्लोरोकार्बन। तो हमारी क्या है, मोस्ट पोटेंट इन केस ऑफ या इन टर्म्स ऑफ इफिशियंसी, कार्बन फ्लोरो CFC, कार्बन फ्लोरोकार्बन कौन सी हमारी मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज हैज हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम? कौन सी गैस है भाई? CFC, नाइट्रस ऑक्साइड, इथेन, या कार्बन टेट्राफ्लोराइड। तो जो ग्रीन हाउस गैस की हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम है, सबसे ज़्यादा समय तक रहती है, वो रहती है कार्बन हमारी टेट्राफ्लोराइड। कौन सी? कार्बन टेट्राफ्लोराइड। बहुत ध्यान से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CFC, कार्बन टेट्राफ्लोराइड, ये सब बहुत पोटेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा इनका एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम होता है, काफ़ी लंबे समय तक ये एटमॉस्फेयर में सस्टेन करती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है, वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट, विच इज सिंक ऑफ कार्बन? सिंक ऑफ कार्बन, सलाइन वाटर बॉडीज, ओल्ड ऑयल फील्ड्स, वेटलैंड्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये ऑल ऑफ द अबव हमारे, ये क्या है, सिंक ऑफ कार्बन। कहीं पे कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में, कहीं कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। तो ये तीन के तीनों याद रखना आप, सैलाइन वाटर बॉडीज, ओल्ड ऑयल फील्ड, या वेटलैंड्स। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द प्राइमरी कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन? अब प्राइमरी कॉजेज क्या, कॉज तो बहुत सारे होते हैं, यहाँ पॉइंट क्या किया गया है, प्राइमरी कॉज या सेकेंडरी कॉज पूछ ले, है ना, या मोस्ट ऑफ द पॉल्यूशन पूछ ले, तो क्वेश्चन कई तरह से ट्विस्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी कॉज क्या है? प्लांट्स की वजह से होता है वाटर पॉल्यूशन, एनिमल की वजह से होता है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होता है, या नन ऑफ द अबव। तो बच्चों जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है वो सब का सब किसकी वजह से? जो डिस्टरबेंस है ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। बड़े बड़े जंगल काटते चले जा रहे हैं लोग, बड़े बड़े अपार्टमेंट बनाते चले जा रहे हैं, लेकिन पेड़ लगाने को कोई तैयार नहीं। लगाएंगे कौन से? अपने घर में गमलों में। अब बेटा जो है प्लांट तो आपने बड़े बड़े काट दिए, एक प्लांट कितना ऑक्सीजन देता है और किस तरह से यूजफुल होता है, कभी इसकी स्टडी करके देखना, तब पता चल जाएगा कि ये क्या क्या करना चाहिए, मतलब प्लांट काटने चाहिए कि नहीं काटने चाहिए। ठीक है। हम लोग क्या है, अभी देखो कोरोना आया था, ऑक्सीजन जगह जगह कम पड़ गया, ऑक्सीजन लेके भाग रहे थे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लिए कितनी मारा मारी थी। वही अगर प्लांट लगे होते चारों तरफ, लोग क्या, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था वो गांव में भाग रहे थे, बागों में भाग रहे थे, बाग में जाके पेड़ के नीचे लेट रहे थे, और काफी लोगों को रिलीफ भी मिला है। ठीक है। खैर, तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही सारा डिस्टरबेंस है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द टर्बिडिटी ऑफ वाटर? कौन सी यूनिट है जो टर्बिडिटी ऑफ वाटर को मेजर करती है? तो बच्चों ये सारी यूनिट्स हैं, ये मैंने पॉइंट्स इसीलिए लिखे हैं कि जो है FAU फार्माजीन एटेन्यूएशन यूनिट,
फिर फार्माजीन, देखो पहला क्या है FAU, दूसरा है FNU, तीसरा है NTU, है ना। तो ये अलग अलग फुल फॉर्म है। जैसे बी वाले का FNU फार्माजीन नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट और NTU नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या करते हैं, ये मेजर टर्बिडिटी मेजर करने के लिए यूनिट्स हैं। तो ये सारी की सारी ध्यान रखना, क्योंकि ये जल्दी मिलती नहीं है। मुझे भी कहीं से मिली है, मैं भी बहुत ज़्यादा जो है क्या है इनके बारे में मैंने भी बहुत नहीं पढ़ा है, लेकिन चूंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक में दिया हुआ है और देखने से भी लगता है भाई टर्बिडिटी की यूनिट कौन कौन सी हैं, किस किस यूनिट में उसको मेजर किया जाता है, क्योंकि एक तरह का वाटर पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है इस पॉइंट से, ठीक है। तो मोस्ट एनिमल्स दैट लिव इन डीप ओशियन वाटर्स आर, क्या बोलेंगे उनको, जो डीप ओशियन में बहुत ज़्यादा गहराई में जो एनिमल्स रहते हैं उनको क्या बोलेंगे आप, टर्सरी कंज्यूमर, डेट्रेटिओर्स, या प्राइमरी कंज्यूमर, या सेकेंडरी कंज्यूमर। जो समुद्र के बहुत ज़्यादा निचली सतह पे रहते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई में रहते हैं, उनको हम बोलते हैं डेट्रेटिओर्स, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही है। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज, एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में किस तरह होता है, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा इकोसिस्टम है इसमें यूनिडायरेक्शनल, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, किसी एक तरफ, या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, यूनिडायरेक्शनल एनर्जी का फ्लो होता है, ठीक है। वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, पहली चीज तो बच्चों देखो जो आपका सिलेबस दिया है उसमें कुछ क्लियर नहीं किया है, ठीक है। चाहे इकोलॉजी की आप बात कर लो, चाहे आप एनवायरमेंटल की बात कर लो, क्योंकि अगर आप इकोसिस्टम दे दिए हो तो इकोसिस्टम तो बहुत सारे हैं, कौन सा इकोसिस्टम, तो कहने का मतलब उनके पास क्वेश्चन बनाने के लिए फील्ड बहुत ब्रॉड है। और हम लोगों ने जो पढ़ाई की है साल भर वो सब्जेक्टिव के हिसाब से किया है, क्योंकि भाई सब्जेक्टिव में क्या है कुछ भी आ जाएगा इकोसिस्टम के बारे में, जो आपको आता है लिख दोगे, अच्छे नंबर मिल जाते हैं। लेकिन अब बात आती है MCQ की, आप खुद देख रहे हो क्वेश्चन किस तरह प्लॉट हो रहे हैं और कितनों के जवाब आपको पता है, बात समझ रहे हो। तो ये चीजें होती हैं। तो वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, पॉपुलेशन, हैबिटेट, या डाइवर्सिटी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत ज़्यादा वैरायटी जहाँ पे रहती हैं, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। देखो क्या अलग अलग है तो डाइवर्सिटी तो है ही है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें इसलिए बायोडाइवर्सिटी, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। इन विच इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड इन शेप, उल्टा किसका होगा, कौन सा इकोसिस्टम है हमारा जिसका बायोमास उल्टा होगा, बताओ बच्चों, ग्रासलैंड या फिर फॉरेस्ट इकोसिस्टम, किसका होगा बताओ। जैसे ये हो गया, ये इस डायरेक्शन में, इस तरह से उल्टी डायरेक्शन का हमारा हो जाए बायोमास, कौन सा इकोसिस्टम होगा ये वाला, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, पॉन्ड इकोसिस्टम, या नन। तो जो पॉन्ड का इकोसिस्टम होता है उसका बायोमास क्या होता है, इन्वर्टेड इन शेप होता है, ध्यान में रखना इस चीज को। व्हाट इज कॉल्ड फॉर डिस्क्रीट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड, सेम काइंड के डिस्क्रीट ग्रुप के ऑर्गेनिज्म अगर होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, स्पीसीज, जीन्स, कम्युनिटी, या कॉलम। तो बच्चों क्या है कि सेम काइंड के हैं लेकिन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म अलग अलग है, यानी ये क्या है, एक ही स्पीसीज के हैं, यानी कि स्पीसीज एक होगी, सेम होगी। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट इन इकोसिस्टम, बात करते जैसे एटमॉस्फेयर में हम सिंपली बात करते हैं कि भाई कितने ऑक्सीजन, 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, है ना। तो उसी तरह से क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट इन द इकोसिस्टम, तो कितना होगा भाई, 20.9, जाहिर सी बात उसी के आसपास, क्योंकि इकोसिस्टम की ही तो बात हो रही है। 20.95% एंड 0.004%, या 20.95% इंटू 0.04%, या 20%, 0.4%, या डी क्या है 20% एंड 0.44%।
हमारा एटमॉस्फेयर में कितना होता है 21 और 0.03, यानी उसके आसपास का कौन सा हमारा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है, ये है ना एग्जैक्टली 20.95 यानी 21 के आसपास है, 0.04 यानी 0.03 के आसपास, या 0.04 भी चलता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्वांटिटी होती है क्या, किसकी, परसेंटेज में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की इन द इकोसिस्टम। ओके, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। एसिड रेन किसकी वजह से होती है, एसिड रेन पे क्वेश्चन 100% प्लॉट होगा, और पहले भी बात कर चुके हैं हम एसिड रेन के बारे में कि एटमॉस्फेयर में जब एक्सेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर होता है, यानी SO2 और NO2 होता है, तो क्या होती है, एसिड रेन, यानी हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। तो नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च का जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, देहरादून, दिल्ली, नागपुर या मध्य प्रदेश। तो बच्चों नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है नागपुर में, जो बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है। उसकी फोटो देखना नेट पे तो लगेगा कि हाँ वाकई में कोई इंस्टीट्यूट है ना। तो कहाँ पे है ये, नागपुर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज नोन एज लैंड ऑफ बिग गेम, लैंड ऑफ बिग गेम, ध्यान रखना इन टर्मिनोलॉजीज को। प्रेरी, टाइगा, सिल्वास, सवाना। तो सवानास का जो इकोसिस्टम है उसको हम बोलते हैं लैंड ऑफ बिग गेम्स। ओके, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। द टर्म इकोसिस्टम फर्स्ट यूज बाई, सबसे पहली बार किसने यूज किया, किसने इस टर्म को डिस्कवर किया, तो एजी टेंसले, इपियोडम, जी मेंडल या नन ऑफ द अबव। तो हम लोगों ने बहुत पहले भी पढ़ा है कि भाई इकोसिस्टम किसने दिया था, एजी टेंसले ने, एजी टेंसले, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। वर्ड इकोलॉजी वॉज क्वाइंड इन 1866, देखो दोनों चीजें याद रखना, इकोलॉजी किसने क्वाइंड की थी, वो भी याद रखना, किस ईयर में की थी, इसीलिए मैंने ईयर इसमें मेंशन कर दिया 1866। चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट विटकर, आर्थर या अर्नस्ट हैकेल। तो इकोलॉजी जो क्वाइन की थी वो थे हमारे अर्नस्ट हैकेल, सबसे पहली बार इन्होंने ये टर्मिनोलॉजी दी थी इकोलॉजी की, अर्नस्ट हैकेल ने, यानी हमारा डी ऑप्शन सही है। Among biotic component of the ecosystem, the producer system is, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर सिस्टम कौन है, टाइगर, काऊ, पिकॉक या ग्रीन प्लांट। सिंपल सी बात है, जब भी हम प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो मेन बायोटिक सिस्टम में कौन रहता है, हमारा ग्रीन प्लांट होते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स, यही प्रोड्यूस करते हैं जो जो बाकी लोग जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसका इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारा डी ऑप्शन सही है। टर्म डिनोट्स ऑर्गेनिज्म गेटिंग देयर फूड फ्रॉम अदर्स, क्या बोलोगे भाई, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने फूड को किसी और से ले रहा है, इस टर्म को क्या बोलोगे आप, हेट्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप, सिंथेसाइजर या प्रोड्यूसर। तो बच्चों जब जाहिर सी बात है खुद अपना खाना बना नहीं पा रहा है, खुद सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा है, तो प्रोड्यूसर हो नहीं सकता। अपना फूड किसी और से ले रहा है, इट मीन्स ये हुए कौन, हेट्रोट्रॉफ, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसकी वजह से होती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑफ द अबव। तो जाहिर सी बात है बच्चों, किसकी वजह से, ये सारे के सारे, चाहे आप फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करो, इन्वायरमेंट पोल्यूशन होगा, नेचुरल हैबिटेट्स जो इकोसिस्टम्स हैं अगर उनको हम हार्म पहुंचाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, यानी हमारा डी ऑप्शन सही है। अब चिपको मूवमेंट, हमने पहले भी बताया था कि सुंदरलाल बहुगुणा जी ने चिपको मूवमेंट चलाया था, और किसके लिए चलाया था, कल्चरल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या डिफॉरेस्टेशन। तो चिपको आंदोलन का मतलब ही था कि जो है क्या होता था, पेड़ को कटने से बचाने के लिए पेड़ से चिपक जाते थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा था चिपको आंदोलन। तो डिफॉरेस्टेशन के लिए, डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों के कटने से बचाने, फॉरेस्ट को कटने से बचाने के लिए, जंगल काटे जा रहे थे तो उन जंगलों को बचाने के लिए चिपको मूवमेंट चलाया गया था। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मोस्टली कॉज्ड बाई, किसकी वजह से होता है भाई, ओजोन लेयर, मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, इंफ्रारेड रेडिएशन या कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट मोस्टली होता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ती जाती है हमारे एटमॉस्फेयर, डी ऑप्शन हमारा सही है। ओके, खत्म हो गया।
थैंक यू बच्चों ना। तो इसी तरह से आप पढ़ते रहो, आगे के MCQ मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, ओके बच्चों, बाय।